नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का आज के मुख्य समाचार के इस वीडियो में। जी हां दोस्तों, मोदी सरकार की तरफ से बड़ी और महत्वपूर्ण खबर की अपडेट निकल कर आ रही है, जिसकी सटीक जानकारी हम आपको इस वीडियो में देंगे। बस आप इस वीडियो के साथ अंत तक बने रहिए। लेकिन उससे पहले आपसे एक छोटी सी रिक्वेस्ट है कि मुझे इस वीडियो को बनाने में बहुत मेहनत लगती है, तो इस मेहनत के लिए वीडियो पर एक लाइक जरूर कीजिएगा और साथ ही वीडियो के नीचे दिए गए इस लाल बटन को दबाकर चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा और इस घंटी को भी दबाइएगा ताकि आपको दिन भर की बड़ी खबरों की जानकारी लगातार मिलती रहे। तो चलिए दोस्तों, एक एक करके सभी बड़ी खबरों के बारे में जान लेते हैं। तो दोस्तों, आज की पहली बड़ी खबर की अपडेट की बात करें तो चाइनीज कंपनी ने 2 करोड़ स्मार्टफोन में डाला वायरस, बैठे बिठाए की करोड़ों की कमाई। जी हां, आप जब कोई मोबाइल फोन खरीदते हैं तो आपको लगता है कि इसमें तो सब सही होगा, लेकिन एक ऐसा मामला सामने आया है जिसको समझने के बाद शायद आपकी ये सोच ही बदल जाएगी। ये मामला चीन की एक मोबाइल फोन बनाने वाली कंपनी जियोनी से जुड़ा है। खबर के मुताबिक कंपनी ने करीब 2 करोड़ स्मार्टफोन या मोबाइल फोन में खुद ही वायरस डाल दिया और इसका इस्तेमाल उसने पैसे कमाने के लिए किया। कंपनी ने इससे मोटी कमाई भी की है। इस गैर कानूनी काम के लिए चीन की एक कोर्ट ने जियोनी को दोषी पाते हुए बड़ा फैसला सुनाया है। जियोनी का मोबाइल कंपनी ने 2 करोड़ से ज्यादा फोन में जानबूझकर ट्रोजन हॉर्स वायरस डाल दिया था। ये वायरस फोन में यूजर्स के बिना जानकारी के अनचाहे विज्ञापन दिखाने और दूसरे मैलिशियस एक्टिविटीज के काम में मददगार था। इससे कंपनी करोड़ों की कमाई करती रही। जियोनी ने इस वायरस की मदद से $42 लाख की कमाई कर ली। रिपोर्ट की माने तो इतने समय में कंपनी का खर्च महज $13 लाख रहा था। कोर्ट में इस मामले में हुई सुनवाई में कंपनी के 4 अफसरों को गैर कानूनी तरीके से मोबाइल फोन को कंट्रोल करने का दोषी पाया गया। इसके लिए कोर्ट की तरफ से इन्हें 2 लाख युआन का जुर्माना और 30 से 3.5 साल तक के लिए कैद की सजा सुनाई गई है। रिपोर्ट में कहा गया है कि ऐसी हरकत की दोषी चीन और भी कंपनियां रही हैं। इसमें इनिफिक्स और टेक्नो जैसी कंपनियां भी शामिल रही हैं। और अगली बड़ी खबर की बात करें तो फास्टैग अब पुरानी गाड़ियों के लिए भी जरूरी नोटिफिकेशन हुआ जारी। जी हां, अगर आप किसी गाड़ी के मालिक हैं और आपने गाड़ी 1 दिसंबर 2017 से पहले खरीदी थी तो आपके लिए एक जरूरी खबर है। अब फास्टैग को पुरानी गाड़ियों के लिए भी जरूरी कर दिया गया है। M और N कैटेगरी की पुरानी गाड़ियों के लिए 1 जनवरी 2021 तक फास्टैग का होना जरूरी कर दिया गया है। दरअसल सरकार ने फास्टैग को अब 1 जनवरी 2021 से पुरानी गाड़ी यानी कि 1 दिसंबर 2017 से पहले बेची जाने वाली मोटर वाहनों की CMVR 1989 में संशोधन कर फास्टैग को जरूरी कर दिया है। नए गाइडलाइंस में कहा गया है कि नया थर्ड पार्टी बीमा प्राप्त करने समय एक वैध फास्टैग जरूरी है, जिसमें फास्टैग आईडी की डिटेल्स कैप्चर की जाएगी। ये नया नियम 1 अप्रैल 2021 से लागू हो जाएगा। ये नियम फॉर्म 51 से संशोधन के जरिए बनाया गया है। सरकार ने इस संबंध में नोटिफिकेशन भी जारी कर दिया है। और अगली बड़ी खबर की बात करें तो चीन की बड़ी चालबाजी, अब भारत की इस सीमा पर तैनात किए फाइटर जेट्स और सैनिक। जी हां, चीन और पाकिस्तान एक दूसरे के साथ मिलकर युद्ध की बड़ी तैयारी कर रहे हैं। साथ ही साथ भारत से लगी गुजरात की सीमा पर बड़े स्तर पर युद्ध अभ्यास करने जा रहे हैं। ये चीन की बड़ी चालबाजी और उसकी सोची समझी रणनीति है। खबर के अनुसार गुजरात बॉर्डर के नजदीक चीनी पाकिस्तानी सेना के साथ मिलकर सैन्य अभियान करने जा रहा है। इस युद्धाभ्यास के लिए चीन ने इस जगह पर अपने फाइटर जेट के साथ भारी संख्या में सैनिक को भी तैनात किया है। इस युद्धाभ्यास का नाम शाहीन 9 दिया गया है। PLA ने एक बयान जारी करते हुए कहा है कि पाकिस्तान चीन के संयुक्त वायुसेना के अभ्यास शाहीन 9 में भाग लेने के लिए पाकिस्तान के कराची से उत्तर पूर्व में भोलारी में स्थित पाकिस्तानी वायुसेना के एयरबेस के लिए चीनी वायुसेना के सैनिकों ने उड़ान भरी है। आपको बता दें कि चीन इस युद्धाभ्यास के बहाने इस इलाकों में अपना फाइटर जेट के साथ साथ भारी मात्रा में सैनिक को भी तैनात किया है। चीन पाकिस्तान का ये युद्ध अभ्यास बड़े स्तर पर होने जा रहा है। और अगली बड़ी खबर की बात करें तो CAA पर अमित शाह का बड़ा बयान, कहा जल्द होगा लागू। ममता दीदी के दिन पूरे हुए, अब मेरी मुस्कुराने की बारी। जी हां, केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह ने CAA को लाने की बात पर मोहर लगा दी है। शुक्रवार को अमित शाह ने कहा कि पश्चिम बंगाल के खोए गौरव को वापस लाने की जरूरत है। राज्य में तुष्टिकरण की मौजूदा राजनीति हो रही है। अमित शाह ने नागरिकता संशोधन कानून को लेकर बड़ा बयान दिया है। अमित शाह ने कहा कि CAA जल्द लागू होगा, कानून अपनी जगह है और ये केंद्र सरकार का संकल्प है। अमित शाह ने पश्चिम बंगाल आगामी विधानसभा चुनाव के लिए बीजेपी की तैयारियों का जायजा लेने पहुंचे थे। साथ ही अमित शाह ने कहा कि ममता दीदी के दिन पूरे हो गए हैं। मैं निश्चित रूप से कहता हूं कि आने वाले चुनाव में बंगाल में हम 200 से ज्यादा सीटों के साथ भाजपा की सरकार बनाने जा रहे हैं। दोस्तों, आपकी राय क्या है? पूरे देश में CAA लागू होना चाहिए या नहीं? नीचे कमेंट करके जरूर बताइएगा। और अगली बड़ी खबर की बात करें तो यूपी में मकान मालिकों के लिए बड़ी खबर, सरकार ने ये नए नियम लागू किए। जी हां, यूपी में मकान मालिकों को लेकर बड़ी खबर आ रही है। मिली जानकारी के मुताबिक उत्तर प्रदेश में कोई भी मकान मालिक बिना एग्रीमेंट के किराएदार नहीं रख सकते हैं। यूपी सरकार इसको लेकर कानून बनाने जा रही। मिली जानकारी के मुताबिक यूपी में बिना एग्रीमेंट के कोई भी मकान मालिक किराएदार नहीं रख पाएगा। मकान मालिक को इसकी जानकारी किराया प्राधिकरण को भी देनी होगी। योगी सरकार मनमाने तरीके से किराया बढ़ाने वाले मकान मालिकों पर भी शिकंजा कसने की तैयारी कर रही है।
इसको लेकर कानून बनाया जा सकता है। नए नियम अनुसार अगर कोई किराएदार 2 माह किराया नहीं दे पाएगा तो उस मकान मालिक से उसे हटा सकेगा। नए नियम अनुसार किराएदार मकान मालिक से बिना पूछे तोड़फोड़ भी नहीं कर पाएगा। आपको बता दें कि यूपी सरकार उत्तर प्रदेश नगरीय परिसर किराएदारी विनियम अध्यादेश लाने जा रही है। इसके तहत मकान मालिक और किराएदार के लिए कई तरह के नियम लागू किए जाएंगे। और अगली बड़ी खबर की बात करें तो चीन और भारत सरहद पर लंबे गतिरोध की कर रहे हैं जमकर तैयारी, और भी बिगड़ सकते हैं हालात। जी हां, चीन के साथ लद्दाख में सीमा पर गतिरोध के चलते भारत पिछले 5 महीने से सैन्य ताकत बढ़ाने के लिए कई कदम उठा चुका है, जैसे कई मिसाइल परीक्षण, वैश्विक स्तर पर खुफिया गठबंधन कर बनाना और क्वाड से सक्रियता बढ़ाना। अमेरिका, जापान, ऑस्ट्रेलिया और भारत का ये समूह चीन विरोधी मंच माना जाता है। भारत वार्षिक मालाबार नौसेना अभ्यास में ऑस्ट्रेलिया को शामिल करके भी चीन को संदेश देना चाहता है। इसके अलावा भारत ने लद्दाख में सर्दियों की तैयारी भी शुरू कर दी है। भारत सैनिकों के लिए सर्दियों के कपड़े, राइफल्स, गोला बारूद और हथियार खरीदने में भी तेजी ला रहा है। साथ ही आपको बता दें कि तैयारियों के मामले में चीन भी पीछे नहीं है। चीनी मीडिया ने से आई खबर के अनुसार चीन भी सीमा पर अपनी स्थिति मजबूत कर रहा है। हिमालय की सर्दियों से निपटने के लिए गर्म आवास, गर्म खाने का इंतजाम भी किया जा रहा है। हालांकि दोनों देशों के इंतजामों से तुरंत किसी टकराव के संकेत नहीं मिल रहे हैं, लेकिन इनसे ये जरूर पता चलता है कि दोनों एक लंबे गतिरोध के देखते हुए तैयारियां कर रहे हैं। और अगली बड़ी खबर की बात करें तो अगले महीने शुरू होगी ग्रामीण उज्ज्वला योजना। गांव में बांटे जाएंगे 60 करोड़ एलईडी बल्ब। जी हां, देश के ग्रामीण इलाकों में बिजली खपत को कम करने के लिए केंद्र सरकार की ग्रामीण उज्ज्वला योजना की शुरुआत अगले महीने में हो सकती है। योजना से जुड़े एक सूत्र ने बताया कि सार्वजनिक क्षेत्र की एनर्जी एफिशिएंसी सर्विसेज लिमिटेड यानी कि EESL अगले महीने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के संसदीय क्षेत्र वाराणसी समेत देश के 5 शहरों में ग्रामीण इलाकों में ग्रामीण उज्ज्वला नाम से नया कार्यक्रम शुरू करेगी। चरणबद्ध तरीके से लागू की जाने वाली इस योजना के तहत गाँव में प्रति परिवार 10-10 रुपए प्रति बल्ब की दर से 3 से 4 LED बल्ब वितरित किए जाएंगे। सूत्र ने कहा कि ग्रामीण उज्ज्वला योजना के नाम से कार्यक्रम अगले महीने के दूसरे सप्ताह में शुरू हो सकता है। इसके तहत लगभग 15 से 20 करोड़ ग्रामीण परिवार के बीच 60 करोड़ LED बल्ब वितरित किए जाने की योजना है। जल्दी आपको मात्र 10-10 रुपए में 3 से 4 LED बल्ब मिलने वाले हैं। और अगली बड़ी खबर की बात करें तो बच्चों को कुरकुरे खिलाने वाले पेरेंट्स सावधान, ऐसे चली गई एक मासूम की जान। जी हाँ, इसमें कोई शक नहीं कि आज के जमाने में बच्चों को घर के खाने से ज्यादा बाहर का खाना पसंद आता है। जी हाँ, जैसे कि चिप्स, बर्गर या कुरकुरे आदि चीजें बच्चों को ज्यादा अच्छी लगती हैं। वहीं अगर छोटे बच्चों की बात करें तो उन्हें चिप्स और कुरकुरे खाना ही ज्यादा पसंद होता है। हालांकि ये पौष्टिक तो नहीं होते लेकिन टेस्टी जरूर होते हैं। दरअसल ये अजीबोगरीब घटना प्रतापगढ़ के एक शहरी इलाके महूली वार्ड की है। इस इलाके में सलीम नाम का एक शख्स अपने पूरे परिवार के साथ हंसी खुशी रहता था। सलीम का 13 महीने का छोटा बेटा सोनू था, मगर अफसोस कि सलीम के घर की खुशियां ज्यादा दिन तक कायम नहीं रह सकी। वो इसलिए क्योंकि एक दिन सलीम का 13 महीने का बेटा बिस्तर पर आराम से बैठकर कुरकुरे खा रहा था। इसी दौरान कुरकुरे का एक टुकड़ा उसके गले में फंस गया, जिसके चलते वो मासूम तड़पने लगा। सलीम ने अपने बेटे के गले में कुरकुरे निकालने की बहुत कोशिश की, लेकिन देरी के चलते उसकी वहीं पर मौत हो गई। इसीलिए छोटे बच्चों को कुरकुरे या चिप्स ना ही दें तो अच्छा है। और अगली बड़ी खबर की बात करें तो चीन के साथ तनाव के बीच नॉर्थ ईस्ट में सतर्क हुई सरकार, केंद्र सरकार उग्रवादी संगठनों पर एजेंसियों की नजर। जी हां, चीन के साथ सीमा पर जारी तनाव के बीच केंद्र सरकार और केंद्रीय एजेंसियों ने पूर्वोत्तर के उग्रवादी गुटों पर फोकस बढ़ा दिया है। शांति वार्ताओं के साथ उग्रवादी संगठनों की गतिविधियां पर पैनी नजर रखी जा रही। इस समय करीब 20 उग्रवादी संगठन पूर्वोत्तर में सक्रिय हैं। खुफिया एजेंसियों को आशंका है कि चीन की मदद से उग्रवादी संगठन नए सिरे से गतिविधि शुरू कर सकते हैं। पिछले दिनों जानकारी सामने आई थी कि म्यांमार की सीमा से सटे दक्षिणी चीन की रुइली में नए ठिकाने बनाए हैं। सूत्रों ने कहा है कि पिछले दिनों अरुणाचल प्रदेश में असम राइफल के जवान की हत्या में एक उग्रवादी गुट का नाम आने के बाद से एजेंसियां अलग अलग पहलू खंगाल रही हैं। सूत्रों का कहना है कि चीनी PLA पूर्वोत्तर के राज्यों में उग्रवादी गुटों को शह दे सकता है, जिस पर भारत ने कड़ी कार्रवाई करने के आदेश दिए हैं। और अगली बड़ी खबर की बात करें तो अब 20 साल से ज्यादा उम्र के स्टूडेंट नहीं दे पाएंगे 10वीं की परीक्षा। जी हां, हरियाणा सरकार ने बड़ा फैसला लिया है। दरअसल जानकारी के मुताबिक हरियाणा विद्यालय शिक्षा बोर्ड की तरफ से 10वीं क्लास में दाखिला लेने वाले स्टूडेंट की उम्र 20 साल और 12वीं क्लास में दाखिला लेने वाले स्टूडेंट की उम्र 22 साल तय कर दी गई है। अगर किसी स्टूडेंट की उम्र हरियाणा बोर्ड द्वारा तय की गई आयु सीमा से ज्यादा होती है तो उसका रजिस्ट्रेशन अगले क्लास में दाखिले के लिए नहीं किया जाएगा। रजिस्ट्रेशन प्रोसेस के तहत कम से कम उम्र और ज्यादा से ज्यादा उम्र को लेकर हरियाणा विद्यालय शिक्षा बोर्ड ने अपनी सरकारी स्कूलों और प्राइवेट स्कूलों को नोटिफिकेशन भेज दिया है।
और अगली बड़ी खबर की बात करें तो आर्मी को मिला आदेश, एलएसी पे करो कब्जा, भारत ने उठाए ये बड़े कदम। जी हां, साल 2020 में मार्च अप्रैल में भारत और चीन के बीच लद्दाख सीमा पर तनाव होने लगा था और भारत ने उसी दौरान चीन की मंशाओं को भांप लिया था। इसी वजह से भारत सरकार ने मई में ही सेना को वास्तविक नियंत्रण रेखा पर 6 से 7 जगहों पर कब्जा करने के आदेश दिए थे। दरअसल लद्दाख में चीन की सेना एलएसी के पास कई पोस्ट और बड़ी बड़ी चोटियों पर कब्जा जमाने की मंशा में रात के अंधेरे में गुप्त तरीके से कार्रवाई कर रही, लेकिन चीन की ये मंशा उस समय नाकाम हो गई जब भारतीय जवानों ने खुद लद्दाख में कई महत्वपूर्ण पोस्ट और चौकी पर कब्जा कर लिया। ये पोस्ट लद्दाख में सेना के लिए काफी अहमियत रखते हैं। इसमें से कई एलएसी से आगे हैं। इन पर कब्जा करने के लिए चीन को काफी नुकसान हो गया है। इस पोस्ट के जरिए दुश्मन देश की सेना और एलएसी के महत्वपूर्ण क्षेत्रों पर निगरानी की जा सकती है। दरअसल लद्दाख में चीन की सेना एलएसी के पास कई पोस्ट और छोटी छोटी चोटियों पर कब्जा जमाने की मंशा से रात के अंधेरे में गुप्त तरीके से कार्रवाई कर रही, लेकिन चीन की ये मंशा उस समय नाकाम हो गई जब भारतीय जवानों ने खुद लद्दाख में कई महत्वपूर्ण पोस्ट और चोटियों पर कब्जा कर लिया। दोस्तों, आज की खबरों में बस इतना ही। इसी तरह हर रोज काम की खबरें जानने के लिए आप हमेशा हमारे साथ जुड़े रहिए। हमारे साथ जुड़ने के लिए वीडियो के नीचे दिए गए इस लाल बटन को दबाइए और साथ ही घंटी को भी दबाइए ताकि आपको हर खबर की सटीक जानकारी मिल सके। जय हिंद।